बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। 11 जून 2021 और 22 का जो बजट वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से पेश किया गया, दोनों बजट को सिंध हुकूमत की जानिब से भी पेश किया जाने वाला बजट छोटे ताजिरों और आवाम ने मुस्तरद किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया तो कहा जा रहा है कि ये सनतकारों बिजनेसमैनों का ये बजट था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और सनतकार और बिजनेसमैन भी इस बजट को मुस्तरद करते जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई का एक ऐसा पहाड़ सर पे खड़ा है और महंगाई ख़त्म होने को नहीं दे रही। और जब असम्बली में मौजूद अपोजिशन है वो जब वफाक का बजट पेश किया गया तो वहाँ शेम शेम के नारे लगा रही थी, और जबकि जब सीधा असम्बली में बजट पेश किया गया तो वफाक की जो काबीना थी वो नारे लगा रही थी। तो ये क्या एक मजाक बजट के साथ बना हुआ है। इसी हवाले से शहर कायद के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर इंक्रोचमेंट का भी सिलसिला जारी है और जहाँ छोटे बड़े ताजिरों को करोड़ों रुपए के नुकसान से दो चार किया जा रहा है। कहा जाता है कि बिल्डर्स जो हैं वो भी मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि कुछ नालों पर जो बिल्डर्स नाजायज़ बनाई गई वो तजावज़ात को छोड़ा गया, मसमार किया गया, तो उस हवाले से भी बड़ी मुश्किलात का सामना रहा है। आज हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं, शेख मुदस्सिर रफ़ीक मंगो, डिप्टी चेयरमैन कस्टम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ दूसरे मेहमान और बड़े ज़बरदस्त कुछ बोलते भी हैं और इनसे बड़ी ज़बरदस्त बातें भी होंगी, क्योंकि इनका इरादा कुछ बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का भी है और फलाही काम करने का भी है, क्योंकि सनतकार है और सनतकार हमेशा चाहता है भलाई के काम हो, और जब भलाई के काम होते हैं तो उस पर तरक्की भी होती है। तो मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं सनतकार इरफान इफ्तिखार साहब हैं, ये डिप्टी कन्वीनर FPCCI है। इन दोनों मेहमान से होगी हमारी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू और हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं शेख मुदस्सिर रफ़ीक साहब से, क्योंकि इनका ताल्लुक़ भी 3-4 ओहदों से हैं और यकीनी तौर पर जो बजट आया तो इसके हवाले से बात करते हैं। मुदस्सिर साहब अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि 11 जून 2021 को बजट आया और इस बजट के अंदर क्या समझते हैं कि गरीबों के और छोटे ताजिरों को कोई रिलीफ फराहम किया गया, सिर्फ या कहा जा रहा है कि बिजनेसमैनों का ये बजट था? जी, बातें करने तो बहुत अच्छी लगती हैं कि जी बिज़नेसमैन का बजट था, हर हुकूमत यही कर रही होती है कि जी बिज़नेसमैन का बजट था, लेकिन इसमें कई एनोमलीज़ हैं जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भेजी थी असम्बली में और पास होने के लिए। उनमें थोड़ा सा तजाद रहा, हमेशा जो रहता है। खुसूसी तौर पे जो टेक्सटाइल के उस बारे में, टेक्सटाइल के बारे में ये तो सबसे बेसिक चीज़ क्या थी, 203 जो अमेंडमेंट इनकम टैक्स में इन्होंने किया, उसके अंदर क्या किया है कि आपको AC लेवल पे अरेस्ट करने का पावर दे दी गई है। अब जुर्म साबित हुआ नहीं, शक की बुनियाद पे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्यों? ये सिर्फ बिजनेसमैन जो कराची का टैक्स देता है, कराची पूरा मुल्क चलाता है, उसको अरेस्ट करेंगे। जो अनरजिस्टर्ड पर्सनस हैं उनको कुछ भी करने के लिए नहीं है, आज़ादी है जी, वो 0.3% भरें और निकल जाएं। बिजनेसमैन कहाँ खड़ा है? अच्छा मुदस्सिर साहब, ये बताएं कि बिजनेसमैन के तो अपने बारे में कही कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो क्या समझते हैं कि जो बजट आया है इस बजट से आप मुतमईन हैं? इस बजट से इसलिए मुतमईन नहीं है कि इसमें काफ़ी एनॉमलीज़ हैं। इसमें जो पोर्ट स्टेज पे इन्होंने क्या किया है कि जी इनवाइस और पैकिंग लिस्ट पेस्ट होनी चाहिए। अगर इनवाइस पैकिंग लिस्ट पेस्ट नहीं होगी तो आपको फर्स्ट टाइम 50,000 फाइन है। वो किस पे आएगा? एंड कंज्यूमर पे, आम पब्लिक पे। तो पब्लिक तो बेचारी वैसे ही परेशान है। दूसरी दफ़ा में 2.5 लाख रुपए, तीसरी दफ़ा में 5 लाख रुपए। अब इनवाइस और पैकिंग लिस्ट कंटेनर पे हमने यहाँ से LC में कंडीशन दी कि जी आप इसको पेस्ट करें। अगर वो पेस्ट वहाँ से चाइना से यूरोप से नहीं हुई तो उसमें इंपोर्टर का क्या कसूर है जी? वो क्यों बेयर करे 5-5 लाख रुपए? ठीक है जी। कस्टम पोर्ट एरिया में किसी ने निकाल दी, ब्लैकमेलिंग बढ़ गई जी, आपकी इनवाइस नहीं है, आप आ जाएं अंडर द टेबल। ये तो करप्शन के दरवाजे खोल दिए इन्होंने। अंडर द टेबल दे दो जी, 5 लाख रुपए फाइन हो जाएगा, 2.5 लाख में मुकमुका कर ले। आपका कहने का मकसद ये है कि जो बजट आया है और बजट के अंदर जो है करप्शन के रास्ते खोल दिए गए हैं, वो तो खोले हुए। तो फिर सनतकार तो ये कराची चैम्बर में है या फेडरेशन में, इन्होंने तो बजट के दौरान तो बड़ी वाह की थी कि बजट बड़ा ज़बरदस्त पेश किया गया, और अब सनतकार या बिजनेसमैन इस बजट को बुरा क्यों कह रहा है? सर बजट आया, तकरीरें हुई, आपने सुनी, हमने सुनी, बहुत अच्छी है। हमसे वादे किए गए, शौकत तरीन साहब आए, आके वादे करके गए, ये गलत है, ये तो करप्शन का रास्ता खुल रहा है।
उसके बावजूद असम्बली के फ्लोर पे कह रहे हैं जी ये सही है। जब उसकी डिटेल आएगी उसके बाद ही आपको डिसाइड पता चलेगा ना। बजट तकरीर तो आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, ठीक है जी, लेकिन उसके अंदर जो एनोमलीज थी, जो अब एक यान है, यान के अंदर लोकल इंडस्ट्री यहाँ बहुत लगी, लोगों ने हज़ारों की तादाद में गुजरावाला, कराची, लाहौर, फैसलाबाद लूम्स इंपोर्ट की। मुल्क बूस्ट करना चाहिए। अब रॉ मटेरियल पे ड्यूटी इन्होंने कर दी 11%, ठीक है जी, यान पे, और प्रिपेयर्ड कपड़ा मंगवाएंगे उस पर भी 11%। तो क्या इंपोर्टर यान मंगाया कि बिजली के जो क्राइसिस चल रहे हैं, गैस के जो क्राइसिस चल रहे हैं, उसके बावजूद भी कैसे सरवाइव करेगा जब इंपोर्टेड गुड्स पे ड्यूटी कम है? इंपोर्टेड कपड़ा आप बाहर से मंगवाएं, उसकी ड्यूटी 11%, यान मंगाएं उसकी ड्यूटी 11%। अब दोनों चीज़, अब यान मंगाने के बाद यहाँ फैक्ट्रियाँ जो लग रही हैं वो कहाँ जाएंगे? आप इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कहते हैं जी, हम वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, हम किसी और मुल्क जाके फैक्ट्री लगा लेंगे। यहाँ जब सुनने को तैयार नहीं है कोई, आप एक जगह पे, मैं आपके पास आया हूँ और आपको बोला जी आपका मसला था जी, सॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह, लिख लें जी, ये आपका ख़त्म। मुझे समझ में आ रही है आपकी ये बात। जब ये आप कह रहे हैं मुदस्सिर साहब के, जब चैम्बर में या फेडरेशन में जब हुकूमत की अरकान आते हैं, वजीर जो ख़जाना आते हैं, तो उस टाइम तो आप लोगों की बड़ी वाह करते हैं कि भाई जो कुछ भी है सब कुछ ये दे देंगे, और जब वो चले जाते हैं और अपने आपसे जो वादे करके गए और फिर वो वादे पूरे नहीं होते, तो फिर आप लोग बयान देते हैं। तो जब आते हैं तो उस वक्त इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराते? सर उस टाइम, अब मैं आपके पास आया हूँ, आपने कहा जी ये काम है, आपने कहा, मैंने कहा जी ओके जी हो जाएगा। अब आप मुझे क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कह सकते ना, कमिटमेंट होगी ना। बिजनेसमैन कमिटमेंट पे चलता है, बिजनेस सारा हमारी कमिटमेंट पे होता है कि आपकी हमारी कमिटमेंट हो गई, दैट्स इनफ, उसके बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। अब ये वहाँ जाके उसके बाद आप ब्लैकमेलिंग के रास्ते खोल रहे हैं, यहाँ पर अरेस्ट के आ रहे हैं कि दिल में हर वक्त आपके लगा रहेगा जी, शक की बुनियाद पे आपको ले लेंगे जी, उठा लेंगे जी, एसी को पावर दे दी गई। ये कौन से तरीके हैं? हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं? इनवाइस पैकिंग लिस्ट नहीं होगी, 5 लाख रुपए दे देना है। क्यों दें भाई? इनवाइस पैकिंग लिस्ट होने के बावजूद भी, मेरी इनवाइस लिखी, मैंने $100 एक चीज़ की प्राइस दी, आप एक्सेप्ट करते हैं? नहीं। कस्टम का क्राइटेरिया ये है कि जी उन्होंने वैल्यूएशन रूलिंग्स बनाई है, उसके मुताबिक ड्यूटी लेते हैं वो। तो उस इनवाइस पैकिंग लिस्ट डलवाने का क्या फ़ायदा? नंबर 1। नंबर 2, मैंने माल लिया सिंगापुर से, शिपमेंट हुई मेरी अमेरिका से। हाउ इट्स पॉसिबल कि अमेरिका वाले माल में शिपमेंट अमेरिका से हो रही है, कंटेनर में इनवाइस कैसे आएगी? पॉसिबल ही नहीं है। इंडेंट दुबई से माल लिया, एजेंट्स दुबई बैठे हुए हैं, शिपमेंट्स हो रही हैं जर्मनी से, उसके अंदर इनवाइस पैकिंग लिस्ट कैसे आएगी? जो जिसने अपनी कमीशन रखी हुई है वो वहाँ पर उसको माइनस कराएगा? नहीं। कौन सी इनवाइस डलेगी? आप क्या समझते हैं कि जिस वक्त बजट बनाया जाता है, और शौकत तरीन साहब तो खुद एक वो रहे हैं, बिजनेसमैन रहे और बैंकर रहे जो एक बैंकर्स रहे हैं, और जब उन्होंने बजट बनाया था तो आप लोग चैम्बर या फेडरेशन पूरे पाकिस्तान तो कोई मशावरत नहीं की थी कि कुछ मशावरत भी बनता है? सर कि मशावरत की आप थी, अरबों रुपए का, खरबों रुपए का टैक्स अदा करते हैं, और जब आपकी नहीं बात मानी जा रही तो फिर वो किसकी बात मानेंगे? सर मशावरत की थी, अच्छा, ये नहीं कि नहीं की थी, आए थे, जूम पे आए थे, मतलब चैम्बर आए मशावरत थे, में तब्दीली आ गई। तब्दील ये पास होने से 2 दिन पहले उनके घर पे मीटिंग थी, वहाँ मान के गए। उसके बावजूद भी इस तरीके से गवर्नमेंट को जो चाहिए, ये जो इम्पोर्टेड मुशीर आ जाते हैं ना, कोई लंदन से मुशीर आया हुआ है और कोई यूरोप से आया हुआ है, उसकी मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि उनकी जगह पे इनको चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को एक एडवाइज़र बिजनेस कम्युनिटी से लें, जिसको पता हो कि बिजनेस कम्युनिटी का दर्द क्या है। अच्छा मुदस्सिर साहब, आपके साथ साथ इरफान भाई भी देख रहे हैं, उनको भी यकीनी तौर पे मौका दिया जाएगा, क्योंकि इरफान भाई बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी देर से देख रहे थे। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा कि तकरीबन 18 माह लॉकडाउन, 18 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन नाफिज किया गया, और तकरीबन 18 माह हो गए। तो इस 18 माह के दौरान आपके कारोबार को कितना नुकसान हुआ होगा? कारोबार को जी काफ़ी नुकसान हुआ। बस क्या कहें कि हुकूमत भी हमारी कुछ सुनती नहीं है, कोई बात ना कुछ हमें करने का मौका देती है। बस जो उनका अपना दिल करता है वो करवाते हैं हमारे भी। आप किसी को इन्फेंट दें, किसी को कुछ छूट दें, कुछ आप मतलब जो कारोबारी तबका आपका है उनको थोड़ा सा रिलीफ दें, आप कोई टैक्सेस की छूट दें, जैसे कुछ है, कुछ आप दें उनको थोड़ा सा, तो कुछ
थोड़ा सा आसरा हो लोगों को। अच्छा इरफान, जो महंगाई का एक तूफान सर पे खड़ा हुआ है, तो इस महंगाई के बारे में आप क्या कहोगे? सर इस महंगाई के बारे में मैं ये कहूँगा कि इन लोगों ने जानबूझ के ये महंगाई की हुई है सर, हमारी हुकूमत ने। कोई ऐसा वो नहीं है, खुदा ना खास्ता कि कुछ हो। सब इनके अपने हैंडल है, ये सब कुछ देख रहे हैं, हर चीज़ इनको पता है कहाँ से कैसे हो रहा है, कैसे आ रहा है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि अब क्या करें, मजबूरी है, रहना यहीं पर ही है। तो इरफान, जो बजट आया और इस बजट के अंदर जो है, तो कहा जाता है छोटे ताजिर हों या आम आदमी को इसमें कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया, जबकि बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर उम्मीदें तो जैसे अभी हमारे शेख साहब ने अभी फरमाया है कि आते हैं, वो वादे करके चले जाते हैं, हर चीज़ करके चले जाते हैं ऑन कैमरा, बाद में अपनी वो हर जब बात से पलट जाते हैं। तो इरफान, आप लोग तो बिजनेसमैन लोग हो, आप लोग तो अरबों रुपये का टैक्स अदा करते हो, तो क्या वजह है कि आप लोग अपने मुतालबात नहीं मनवा पाते? क्या वजह, क्या कोई वजह होगी ना इसमें? सर उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए मैं अकेला तो हूँ नहीं, अब हमारे साथ कोई और भी इंडस्ट्री वाले आए फ्रंट पे, कोई आना को तैयार तो है नहीं, कोई आता नहीं। वो क्योंकि क्यों नहीं आते? या तो उनके मफादात वहाँ हल हो रहे हैं और कुछ के नहीं हो रहे होंगे। सर उनके मफादात हल नहीं हो रहे होते, बस उनको दूसरे तरीके से नोटिस आ जाते हैं। अच्छा, मतलब नोटिस किस तरीके के? कोई धमकी के नोटिस आ जाते हैं या फील कर दी जाएगी? इनकम टैक्स उसके सेल टैक्स के नोटिस आ जाएंगे कि आपने ये कैसे किया, क्यों किया। कोई फ्रंट पे आने को तैयार नहीं है। अब मैं भी इंडस्ट्री चला रहा हूँ, तो मैं अकेला तो लड़ने से रहा ना किसी से भी, तो इसलिए बैठे में आराम से, जो होगा जी अल्लाह का मालिक का देखेंगे। अच्छा मुदस्सिर साहब, इरफान भाई ने जैसे बताया कि महंगाई है और कुछ लोग इनकम टैक्स की वजह से भी डरते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? क्या मतलब रोशनी डालेंगे कि क्योंकि बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन होता है और महंगाई का एक तूफान भी खड़ा है, बिजली गैस का तो एक पहाड़ सर पे खड़ा है। हमारे यहाँ तो आम पब्लिक से मजाक हो रहा है। बजट आ रहा है, पब्लिक खुश होती है, हम यूँ कर देंगे, हम यूँ कर देंगे, आम पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। किसी को रिलीफ नहीं मिला। आप टैक्स नेटवर्क में बाकी लोगों को ला ही नहीं रहे। जो मखसूस जो आपके पास टैक्स दे रहा है ना, उसी को निचोड़ रहे हैं आप। उससे कितना निचोड़ेंगे? उससे कितना निचोड़ेंगे? बिजली आपके पास नहीं है, गैस आपके पास नहीं है, सिक्योरिटी आपके पास नहीं है। मुल्क में हालात ये कोरोना ने तबाह कर दिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जी हम थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट बढ़ी, हमारी ऑर्डर्स मिले, लोगों के दूसरे मुल्कों के कैंसिल हुए, हमें मिले, तो उसकी वजह से इकॉनमी थोड़ी सी बहाल हुई है। एक्सचेंज रेट एक दिन 158 रुपये, अगले दिन 157 रुपये, इतनी फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट में, तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कैसे सरवाइव करेगा? इसकी बेसिक वजह सिर्फ यही है कि अनप्रोफेशनल जो इंपोर्टेड, मैं दोबारा अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, इंपोर्टेड वुज़रा जो आते हैं ना, जिनको पता ही नहीं है कि क्या होना है, क्या करना है, पोर्ट के मसाइल क्या है, आम पब्लिक के। आपने कहा कि बाहर से वज़रा ले आते हैं जो हमारे, वो भी पाकिस्तानी है, मगर वो जाकर उनकी नेशनलिटी हो गई। तो एक जगह तो कहते हैं कि जो गैर मुल्की है, जिसकी नेशनलिटी है, उसको हम कोई ओहदा नहीं देंगे। उनकी कौमी असम्बली की जो नशिस्त है वो भी ख़त्म कर दी जाती है। फिर ये इंपोर्टेड कैसे आ जाते हैं? सर ये इनके पीछे कौन लोग होते हैं? बातें या वो तो नहीं है कि एक IMF एक इदारा है तो उसके नहीं, देखिए कुछ बातें करना बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन से पहले बड़े वादे होते हैं और एंड में ये होता है वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। तो सर वो एक ठीक है जी। अब ये जो आपके पास पोर्ट एंड शिपिंग वाले और जो दूसरे अपने इंपोर्टेड जो वुज़रा जो पाकिस्तान में रहा ही नहीं, जिसने बिजनेस किया ही नहीं, उसको दर्द कैसे आएगा कि इसमें मसाइल क्या हैं? मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इसके लिए इनको फेडरेशन से, चैम्बर से, एसोसिएशन से, इनको एक एक बंदा लेना चाहिए अपने पास मुशीर के लिए, एडवाइज़र के लिए। उनको भी वही बेनिफिट देने चाहिए जो इम्पोर्टेड को देते हैं, कि जी जो बेनिफिट हमने अपने मुशीर को दे रहे हैं वही आपको भी मिलेंगे। अब मैं हूँ, मुझे आपने ऑफर कीजिए आप हमारे एडवाइज़र आ जाएं, मैं अपना बिजनेस छोड़ के आपके पास कितना टाइम दे सकूँगा? कभी भी नहीं दे सकूँगा जब मुझे इंसेंटिव ही नहीं मिलेगा। मुदस्सिर साहब, आप इतनी बातें कह रहे हैं, अच्छी बातें, मगर आप एक लीडर थे और वो बिजनेसमैन ग्रुप के सरबराह थे और मरहूम सिराज कासिम तेली, तो उन्होंने कभी, मुझे अच्छी तरह याद है, कभी उन्होंने हुकूमत से कुछ सौदा नहीं किया।
तो क्या वजह कि अब उनके मरने के बाद अल्लाह ताला ने जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम दे, उनके इंतकाल के बाद ये जो चैम्बर पर घड़ी घड़ी ये क्यों आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, तो ये कमिटमेंट पूरा क्यों नहीं हो पा रहा? सर ये अल्लाह मरहूम सिराज तेली साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उन जैसा लीडर बिजनेसमैन मैंने तो नहीं देखा। बहादुर था वो आँख में आँख डाल के बात करता था, किसी से नहीं डरा वो बंदा, जो बात होती थी सच बोलता था, किसी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आता था। वो कहता मैं हूँ मानो, वो कहते थे कराची से सौतेली माँ वाला सलूक किया जाता है, आपके सामने है, आपके सामने है ना। कराची का क्या हाल होता है, कराची का जो बिजनेसमैन है 70% टैक्स देता है पूरे मुल्क की इकॉनमी में, कराची का रोल है, ठीक है जी। कहाँ जाता है कराची में, कहाँ लग रहा है? अभी आपके आते हुए कितने खड्डे, क्या रोडों के हालात हैं, कोई कुछ नहीं करने को तैयार, कोई सुनने को तैयार नहीं है। वादे वही हैं, वो वादे क्या जो वफा हो जाए। अच्छा इरफान, बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये गली से आते हुए इन्होंने देखा कि गड्ढे हैं, तो सुना है कि शायद आपका कोई इलेक्शन बल्दियाती लड़ने का इरादा था, तो हो सकता है कि आप इलेक्शन जीत जाते तो ये टूटी फूटी सड़कें एज ए बिजनेसमैन आप उसको मसला हल करा देते। सर बिल्कुल शायद इरादा था मेरा बल्दियाती लड़ने का, अभी भी शायद है, हो सकता है कल इंशाल्लाह देखें आगे क्या चलता है। अच्छा मतलब आप लोगों की बाकी खिदमत करना चाह रहे हैं? बिजनेस की तरफ ज़्यादा रुझान है। बाकी जैसे इन्होंने सड़कों की हालत की, तो मैं साइट से वाबस्ता हूँ, मेरे साइट ऑफिस एसोसिएशन साइट से, तो वहाँ पे कभी आप साइट में आकर देखें कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन जो सड़कें हैं वहाँ पे वो बिल्कुल ऐसी कि यार जो 5 मिनट का रास्ता वो हम अल्लाह के फजल से 40 मिनट में पूरा करते हैं। तो वहाँ तो आपके जो बिजनेसमैन ग्रुप के जो सरबराह हैं जो है जुबैर मोती वाला साहब, जी। उनकी भी वहाँ इंडस्ट्री थे, डायमंड जो कहते हैं डायमंड सिलिक है। इसके अलावा जब सिराज कासिम तेली साहब थे, जब पहली मरतबा वो जीत कर आए थे, तो वहाँ तो रोडों की सड़कें ऐसी नहीं थी। उनके वहाँ तो उन्होंने साइट इंडस्ट्रियल एरिया को एक VIP इंडस्ट्रियल एरिया बनाया था, उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। जी हाँ बिल्कुल बनाया था, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, बिल्कुल था। बट उसके बाद जाने के बाद फिर जब वो चले गए तो फिर ख़त्म हर चीज़। तो जो अभी वहाँ पे हैं अशरफी साहब हैं, जो उनके एक एसोसिएशन में, वो लोग तो बड़े बयान दे रहे हैं। सर बयान देने में और करने में बड़ा फ़र्क है। वो जैसे भी उन्होंने बताया कि आके वो चैम्बर में आते हैं, जी हम वादा करते हैं हम यूँ भी कर देंगे, हम यूँ भी कर देंगे, बाद में जाके वो अपनी बात से पलट जाते हैं। बस यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि वो हट जाएं अपनी बात से सारे। अच्छा इरफान, एक अब बात चल रही है तो थोड़ा सा आप साइट इंडस्ट्रियल एरिया से वाबस्ता हैं, तो कहा जाता है कि साइट इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो पानी की लाइन है, और जी। पानी और गैस ना होने की वजह से वहाँ की फैक्ट्रियों को बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। जी हाँ खानों को। बिल्कुल तो बिल्कुल ये है बात नुकसान। दुरुस्त है? जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। ना गैस मिलती है वहाँ पे, ना पानी प्रॉपर है, ना इलेक्ट्रिक का है निज़ाम बेहतर है वहाँ पे। बहुत बुरा हाल है जी साइट का। हम तो तकरीबन 25 साल से वहाँ बैठे हुए हैं साइट, तो वहाँ ना गैस मिलती है प्रॉपर कि इंडस्ट्री को प्रॉपर चला सकते हैं, ना बिजली है ना पानी है। नहीं तो मगर साइट इंडस्ट्रियल एरिया के जो सरबराह हैं, जो चेयरमैन है, वो तो बड़ी तारीफ करते हैं कि वहाँ हर चीज़ की जो है वो सहूलियात मुहैया। मैंने अभी हाल ही में उनका बयान पढ़ा है। सर वो बयान है, आप खुद भी आके एक दफ़ा देखें वहाँ पे, आपको खुद को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हालात हैं वहाँ के गैस साइट के, गैस के, बिजली के, पानी के, सब अल्लाह की आस पे बैठे हैं। अच्छा मुदस्सिर भाई, इरफान भाई ने थोड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि साइट इंडस्ट्रियल एरिया की, और मुझे भी कुछ वहाँ की कुछ मालूमात तो है, मगर इरफान भाई अगर आपकी भी वहाँ से वाबस्ता की है साइट इंडस्ट्रियल एरिया से, यकीन थोड़ी बहुत तो मालूमात तो होगी, तो ऐसा तासुर क्यों दिया जाता है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ जब पानी का फुकदान हो, तो कहा था इलाके का पानी चोरी करके लाइनें दी जाती हैं, तो ये क्या इसमें कुछ मिली भगत होती है वाटर बोर्ड से? क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर पानी ज़रूरी है। पानी, बिजली, गैस, ये बेसिक चीज़ है। जब आप इंडस्ट्रीज़ को यही नहीं देंगे तो इंडस्ट्री कैसे बूम करेंगी? फिर वही है, हालात इतने बुरे हैं साइट के, रोडों के हालात कि जो साइट एसोसिएशन है वो चीख चीख के बोल चुकी हुई है, गवर्नमेंट तक हर चीज़ भेज चुकी हुई है, भाई फंड्स पड़े हैं उनको रिलीज़ किया जाए, इनको साइड के रोडें तो बनाई जाएँ। आप गाड़ी अगर 1 साल तक वहाँ गाड़ी ले जाएं तो दूसरे साल तक गाड़ी का हालत ऐसी होती है कि आप सही कह रहे हैं।
बुरा हाल होता है। अच्छा, हमें एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यकीन तौर पर शेख रफ़ीक साहब और इरफान साहब से गुफ्तगू का जारी रखेंगे। हम छोटे चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी मुदस्सिर रफ़ीक साहब से भी बातचीत चल रही थी और इरफान साहब से भी बातचीत चल रही है। बड़ा ज़बरदस्त कुछ इंडस्ट्रियल एरिया के हवाले से बात कर रहे हैं और यकीन तौर पे जो लॉकडाउन के अंदर जो नुकसानात हुए उसका अदाला तो अभी तक नहीं हो सका। जो छोटा ताजिर और गरीब आवाम है वो तो पीस रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कुछ ही अर्सा पहले 2020 में बारिश हुई और बोल्डन मार्केट पूरा डूब गया और जब डूबने के बाद हुकूमत से उन्होंने कुछ कर्ज मांगे तो वो कर्ज नहीं मिले। मगर अगर सिराज कासिम तेली साहब होते तो मुझे उम्मीद है कि उन्हें वो कर्ज मिल जाता, क्योंकि इससे पहले बोल्डन मार्केट में एक आग लगी थी और वो दुकानें तबाह बर्बाद हो गई थी। मगर सिराज कासिम तेली साहब ने उन दुकानों को बनवाया, बनवाने के बाद उनको पैसा भी दिया और जो पैसा बचा वो पैसा उन्होंने हुकूमत को वापस किया। कितना ईमानदार जो सिराज कासिम तेली साहब की आज यादें हमें यकीनी तौर पे आ रही है। और साइट इंडस्ट्रियल एरिया में भी जब वो चेयरमैन बने थे मुझे अच्छी तरह याद है कि वो क्रिकेट खेला करते थे। क्रिकेट खेलने सईद जो उनके एक दोस्त होया करते थे और वो उनके मुकाबले में साइट इंडस्ट्रियल एरिया में मुकाबला हुआ था पहला साइट चेयरमैनशिप के लिए और यकीन तौर पर सिराज कासिम तेली साहब ने उन्हें शिकस्त दी थी और उसके बाद साइट इंडस्ट्रियल एरिया की तकदीर ही बदल गई थी और अब एक बार फिर उजड़ गया। मगर बिजनेसमैन ग्रुप के जो है कहा जाता है जुबैर मोतीवाला साहब, उनकी जगह है। अब ये देखना कि वो साइट इंडस्ट्रियल एरिया को किस तरीके से संभालेंगे। अब मुझे सिर्फ जब हम बात करते हैं सिराज कासिम तेली साहब की, उनकी बड़ी खिदमत है और यकीन तौर पर हर आज सनतकार हो, बिजनेसमैन हो, छोटा ताजिर हो और आम आदमी उनके लिए दुआएं करता है और कहता है कि उस जैसा लीडर नहीं मिला। तो आप क्या कहेंगे, आप उन जैसा लीडर चैम्बर के अंदर या फेडरेशन में कोई ऐसा नज़र आ रहा है आपको कि जो उन जैसी ताकत से अपने मुतालबात मनवा सके? देखिए, सिराज कासिम तेली साहब का तो नेमो बदल कोई भी नहीं है, लेकिन बीएमजी में सिराज कासिम तेली के साथ साथ जुबैर मोतीवाला साहब उन्हीं के साथ थे, हमारे नए चेयरमैन। बहुत विजनरी हैं, बेबाक हैं और बोलते हैं जहाँ गलत है वहाँ गलत को गलत बोलते हैं। वो भी उम्मीद उनसे हम भी एक्सपेक्टेशन सबकी भी वही हैं, लेकिन जो सिराज कासिम तेली साहब का जो नेमल बदल वो कोई भी नहीं है। अच्छा मुदस्सिर साहब, सिराज भाई की तो बात हो गई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत ये कहती थी बजट से पहले कि कीमतों में इजाफा नहीं होगा, बजट आ गया, बजट आने के बाद रोज़ और दीगर अशिया पर जो रोज़ बरोज़ महंगाई हो रही है और पेट्रोल की यकीन तौर पर जब आप इंडस्ट्रीज में तो पेट्रोल का भी आपसे वास्ता होगा, तो क्या कहेंगे? सर देखिए, पेट्रोल के अंदर पेट्रोल इंटरनेशनल बढ़ रहा है, वहाँ तो कमी है नहीं, पेट्रोल $78 फी बैरल हो चुका है। ठीक है जी, ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी इनकी मजबूरी है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल ज़ीरो से आया, माइनस में जाने के बाद फिर ये बढ़ना शुरू हुआ। पेट्रोल 38, 40, 42, 50, 52, 60, 60 से अब $78 पे आ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल बढ़ रहा है तो हमारा भी बढ़ना है। हमें इम्पेक्ट इसलिए आता है कि हमारे यहाँ डिवैल्यूएशन इतना हो चुका है कि पेमेंट आपने किस में करनी है, डॉलर्स में। आपके डिवैल्यूएशन होने के बाद अब जब अगर आपका डिवैल्यूएशन नहीं हुआ था डॉलर, तो पेट्रोल की प्राइसेस आपकी नीचे आती। जब ये नई हुकूमत आई थी इमरान खान की, उस टाइम डॉलर का रेट था 105 रुपये, आज 158 रुपये का डॉलर का रेट है। तो पेमेंट जो ड्यूटियाँ टैक्सेस जो उन्होंने लेने हैं वो 158 के हिसाब से लेने हैं सर। और इंटरनेशनल जब प्राइस बढ़ चुकी है तो ये इनके हाथ में नहीं है गवर्नमेंट के। लेना आपने महंगा है और यहाँ सस्ता देना है, हाउ इट्स पॉसिबल? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बैठे हैं सर हम, हमारे पास IMF के कर्जे हैं, वो उतारने हैं या पहले? तो फिर IMF के कर्जे ही उतारते रहेंगे हम, तो फिर तो महंगाई हो तो आसमान से बातें करेंगे, क्योंकि हमारे ही टैक्स तो कर्जे उतार जाएंगे।
सर वो तो हमारे पास जो एक बच्चा पैदा होने वाला भी है ना, उस पर भी कर्जा है 70,000 रुपए। लेकिन मुल्क हमारा भुगतना भी हम नहीं है, हम जा तो सकते नहीं हैं। अच्छा, हम इरफान से बात करते हैं। इरफान, ये बताइए क्या कि नई इंडस्ट्री बनाने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? सर, नई इंडस्ट्री बनाने के लिए हुकूमत को सेल टैक्स पे छूट देनी चाहिए सबसे पहले तो। अच्छा, जो 17% था उन्होंने उसको पहले 10% कर दिया हुआ है मशीनरी मंगाने के लिए। तो मेरी सजेशन ये है कि उसको आप 0% कर दें कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज़ लगे, रोज़गार बढ़े और इंडस्ट्री हमारे यहाँ बूम करे, कि ना कि लोग मुल्क छोड़ के बाहर जाएं और सारा देखें। आप समझते हैं कि जब इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी तो यकीनी तौर पर रोज़गार मिलेगा और बेरोज़गारी ख़त्म होगी? जी बिल्कुल, तकरीबन 70-80% फ़र्क पड़ जाएगा जब ये आप हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेगी और वो चलेगी तो लोग बेरोज़गार को रोज़गार मिल जाएगा, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा हमारे मुल्क में अपने में। अच्छा इरफान, कभी आप लोगों ने इस मुताल्लिक़ हुकूमत से रब्ता किया, वफाकी हुकूमत को बताया कि इंडस्ट्रीज में इजाफा किया जाए, इंडस्ट्रीज लगाई, तो कभी आप लोगों की इनसे बातचीत हुई? तो वो एसोसिएशन के थ्रू होती रहती है, चलती नहीं, तो रहती है। एसोसिएशन के थ्रू होती है तो एसोसिएशन आपको बताती है कि हमारी बातचीत हुई, या जी। सिर्फ कागजात चलते हैं? जी, बातचीत चलती रहती है उनसे, बस वादे वही कहते हैं ना, वादे जैसे वफा, मुदस्सिर साहब कह रहे हैं कि बस वादे करते वो हो। वादे वफा करके फिर बाद में वो, तो बस वो हिसाब है यहाँ पे भी कि एसोसिएशन, साइट एसोसिएशन से थ्रू हर काम कहते हैं जी हाँ जी देखते हैं, करते हैं, इंशाल्लाह होगा, बस बाद में फिर वो। अच्छा मुदस्सिर, ये कहा जाता है कि मतलब ये कहा जाता है कि उमन के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के बड़े मसले होते हैं, तो क्या बात दुरुस्त है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम दिए हैं आप लोगों को? देखिए जी, लॉ एंड ऑर्डर के मसले सिर्फ इंडस्ट्रियल एस्टेट में नहीं, आप पूरे कराची में हैं। आप डिफेंस चले जाएं, आर्मी का इलाका है, डिफेंस का एरिया है, वहाँ पर भी यही हाल है। आप नाज़ाबाद चले जाएं, वहाँ पर भी यही हाल है। इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन चीख चीख के मर गया। हमें इंसेंटिव दिया जाए, हमें जीने का हक दिया जाए, वो तो गरीब हमसे आदमी को चिल्ला रहा है जीने कि का तुम्हें हक। दिया जाए। सर इंडस्ट्री लगी, हज़ारों पावर लूम्स यहाँ पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हुई हैं, अभी लग रही हैं, कुछ पानी में हैं, ठीक है जी। आप पावर लूम पे क्या चलेगा? कपड़ा। कपड़ा किससे बनेगा? धागा। धागे पे आपने कुछ भी नहीं किया, एडिशनल सेल टैक्स ले रहे हैं सब पे, ठीक है जी। इंसेंटिव नहीं देंगे, जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, महंगाई, लोगों की खरीदने की ताकत नहीं बढ़ेगी, तो कहाँ से करेंगे? तो चोरी बनेगा ना भाई। इस पेट पे जब पड़ेगी तो उसने चोरी करनी है, डकैती ही करनी है। सुनने को देखिए, ऐवानों में बैठ के, एसी वाले कमरों में बैठ के बातें करनी बहुत आसान है। आए ना कोई बिजनेस करे ना, पता चले ना आप लोगों को। वो तो गरीब आवाम से वोट लेते हैं, 5 साल के लिए मुंतखब हो जाते हैं, तो उनकी तो 5 साल के लिए तनख्वाह बन गई ना, क्योंकि 5 साल तक तो उनके मजे एयर कंडीशन में रहना है, सर यहाँ से दोबारा जहाज का टिकट भी मिल रहा है। फिर भी तो आना है ना सर, दोबारा इलेक्शन नहीं आने। अब आम पब्लिक को अवेयरनेस आती जा रही है कि पहले क्या बातें हुई थी और अब क्या है। नहीं, आवाम तो हमारी 72 साल हो गए, वो तो बेचारे आते हैं, वोट मासूम देते है, हैं, फिर वही। मासूम है हम लोग। असल मसला ये है कि हम मासूम हैं, ये कौम मासूम है। कुछ अरसे बाद भूल जाएगी, फिर नारे लगेंगे, फिर वो शुरू। अच्छा इरफान, ये बताइएगा कि कहा जाता है कि पाकिस्तानी कपड़ा दुनिया भर में बड़ा मकबूल है और उसकी बड़ी डिमांड है, और अभी जैसे कि मुदस्सिर साहब कह रहे थे कि कपड़ा बाहर से भी आता है, तो ऐसा कौन सा कपड़ा है जो हमारी दुनिया भर में पहचान रखता है? कपड़े का तो मुझे इतना खास आइडिया नहीं है, लेकिन बहरहाल कॉटन जो है, उसमें जो है बेसिक चीज़ क्या है, दुनिया भर में हम हैं ज़राई मुल्क, और हमारी बेसिक चीज़ क्या है? कॉटन। तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है। में ऐसा ना कि इंडिया भी कुछ, देखें इंडिया भी है और भी मुल्क हैं, लेकिन मसला ये है कि कॉटन की पैदावार ही नहीं है हमारे पास। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल इसके साथ एग्रीकल्चर पे भी ध्यान नहीं दे रही कि हमारी बेसिक जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल हैं। टेक्सटाइल में हमारा बेसिक रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन। कॉटन की बेलें हर साल, पिछले साल भी शॉर्ट हुई पैदावार, उस पर ध्यान नहीं है। हम इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर हम महंगी इंपोर्ट करते हैं, उससे जब आप इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कम्पिटिट करेंगे भाई? जब आपकी इनपुट ही हायर रेट पर है तो एक्सपोर्ट आउटपुट जो निकालेंगे वो कैसे आप कम्पिटिट करेंगे? इंटरनेशनल फ्रेट बढ़ चुका है, वो मार पड़ रही है आपको। अभी तो बांग्लादेश और इंडिया में जो कोविड की वजह से वहाँ के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स
जो कैंसिल हुए हैं वो पाकिस्तान वो को पाकिस्तान को मिले, हम खुश नसीब है उससे भाई, पहले अल्लाह जो की है मेहरबानी है। मुख्तलिफ- हमारे हालात थे, हम सिर्फ मुल्क जो है वो सिर्फ ये 5 सेक्टर पे रखा हुआ है, इसके अलावा कॉटन और टेक्सटाइल से हम बाहर ही नहीं निकल रहे। पिछले 72 सालों से हम उसी भटके में हैं। टेक्सटाइल टेक्सटाइल टेक्सटाइल, आईटी सेक्शन जो है बहुत बड़ा है, दुनिया आईटी की तरफ कन्वर्ट हो रही है। हमारे यहाँ इस साल बजट आईटी पे 17% सेल टैक्स लगा दिया। अभी सर निकाला नहीं था उस इंडस्ट्री ने, उस पर 17% सेल टैक्स लगा मोबाइल दिया। फोन पर भी बढ़ा दिए गए हैं, जिससे मोबाइल कारोबार- फोन देखिए, मोबाइल फोन जो है वो आपके लग्जरी आइटम में आ जाते हैं। मगर मुदस्सिर साहब, पूरी दुनिया में जो कारोबार हो रहा है जी वो मोबाइल पर ही हो रहा है। तो सर- आपका एक 5 सर, मिनट मोबाइल पर- रोज तो नहीं चेंज कर रहे आप पर मैं। नहीं, रोज तो चलेगा, मतलब जब बात करेंगे तो बिल तो लग रहा है ना, सर टैक्स तो कट रहा है। टैक्स तो कट रहा है, बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो है ना इंटरनेट का दौर है सर। अच्छा। अब व्हाट्सएप, आप कहते हैं कि मतलब WeChat, आईटी Zoom, डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम होना चाहिए। आईटी, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौजूद हैं, हमारे आईटी के वेल क्वालिफाइड बच्चे निकले हुए हैं, हम उनको यूटिलाइज करें। अभी आईटी की एक्सपोर्ट्स बताई कि हाँ जी इतनी एक्सपोर्ट्स हो गई, उसके बाद अब आईटी पे ही 17% लगा दिया। क्यों? सोच, मैं आया यूं कर दें, अच्छा इस पे बचेंगे, यूं कर दो। आप इसमें प्रोफेशनल बंदे, जो मैंने आपको पहले क्या कहा कि इंपोर्टेड जब आएंगे वजुरा, इंपोर्टेड वो तो मुशीर बार जब बार आपके आएंगे, कहेंगे। मैं अब भी उसी पे हूँ, आपको दर्द ही नहीं है। मैं लंदन में रहता हूँ, लंदन बेस्ड हूँ, मैं पाकिस्तान आया, आने के बाद मैं नूर नज़र था, मैं एडवाइज़र बन गया। मुझे पता ही नहीं पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान में बिजनेसमैन के मसले मसाइल हैं क्या, उसको चाहिए क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, मुदस्सिर आप तो बात चले सिलसिला जारी रखेंगे। इरफान, ये बताइएगा कि आजकल जब लॉकडाउन लगा तो कुछ ऑनलाइन तालीम का सिलसिला हुआ, जी। तो उसमें के बच्चों को कितना फ़र्क पड़ा तालीम के ऊपर से? ये बताइए कि तालीम बच्चों की 18 माह के दौरान बड़ी मतलब जो है कि मुतासिर रही है, बच्चा वीडियो गेम पर लग गया, तो इस बारे में क्या कहेंगे? सर उसके बारे में मैं आपसे ये कहूँगा कि उनके वालिदैन की ड्यूटी सख्त हो गई है। पहले बच्चे को तो हमने स्कूल भेजा, वालिदैन पेरेंट्स आपके फ्री हो, अब बच्चे ने भी सुबह 8 बजे उठना है, माँ ने भी सुबह 8 बजे उठना है, बाप ने भी सुबह 8 बजे उठ के उसके साथ बैठ जाना है। अब वो 8 बजे से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक इनकी क्लासेस चलती हैं, वो उनके साथ हम लोगों ने भी एक्टिव होकर बैठना है। मेरी अपनी एक ये ज़ाती राय है कि मैं ये कहूँगा कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इससे बच्चों को कोई फ़र्क नहीं है, कोई मतलब एक सिर्फ दिखावा कह सकते हैं आप इसको वर्ड, या कुछ, कोई ऐसा ये नहीं करना चाहिए मेरे साथ। हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और हम चलते हैं कि छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले इरफान इफ्तिखार से हमारी बातचीत हो रही थी और ऑनलाइन तालीम के हवाले से बातचीत कर रहे थे। उनका ये कहना है कि ऑनलाइन तालीम से बच्चों को काफ़ी फ़र्क पड़ा है, मगर ये तालीम नहीं है, क्योंकि जहाँ ऑनलाइन तालीम थी तो वहाँ बेचारे जो प्राइमरी के जो स्कूल के बच्चे थे, जिसे कहते हैं पीला स्कूल गवर्नमेंट के, तो उन बच्चों की ऑनलाइन तालीम कैसे रहेगी? एक घर में 3 बच्चे हैं और बेचारा गरीब आदमी है, 7,000 का उसी 8 से 10-15 हज़ार की उसकी तनख्वाह है, तो अपने बच्चों को मोबाइल कैसे दिलाएगा और ऑनलाइन तालीम कैसे दिलाएगा? तो इसे और इरफान की बड़ी अच्छी बातें थी कि कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते थे और कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब मुझे सर तालीम की बात हो रही थी, ऑनलाइन तालीम प्राइमरी स्कूल के अंदर भी आपने देखा कि कुछ पीले स्कूल हैं जहाँ तालीम का निज़ाम बेहतर नहीं था और ना है। वज़ीर तालीम की बड़ी टंकियाँ मारते हैं कि हमने तालीम के हवाले से बड़े काम किए, तो इस बारे में आज आप क्या कहेंगे? सर देखिए, ऑनलाइन इस पेंडेमिक में हम सबको ऑनलाइन आना पड़ा है, ऑनलाइन सेल पे आए, सबने ऑनलाइन सेल की, ऑनलाइन राशन आ रहा है,
हर चीज़ ऑनलाइन है। अब अमेज़ॉन आ गया, अब आपको एक और मिल गया प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी मार्केट को कि जी वहाँ पर करने। इसी तरीके से इन फ्यूचर बच्चों को ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जो फ्यूचर नज़र आ रहा है इस पेंडेमिक में, अब ये कोविड का मसला था, अब पहले बच्चों की जान का मसला है। वहाँ पर तालीम अपनी जगह पे है, इंसान है, जान है तो जान है ना। अब ऑनलाइन के अंदर ठीक है, हमारे बच्चे यूज़ टू नहीं हैं, पूरी दुनिया में बच्चे स्टडी ऑनलाइन कर रहे हैं, हम लोग, हमारे बच्चे यूज़ टू नहीं हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन कुछ अरसे बाद ये सब चीज़ें ऑनलाइन, अब हमारे यहाँ कोविड की पोजीशन बेहतर हुई है। अब उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ से इंशाअल्लाह स्कूल्स खुल जाएंगे तो बच्चे अपने अपने स्कूलों मुझे को सब जाएंगे। बात फिर वही बात जाते हैं हम गैस और बिजली की तरफ। जब आप लोग सनतकार हैं, आप लोग को इंडस्ट्री के अंदर बिजली भी, गैस भी, पानी चाहिए होते, तो अब उसका क्या हल होना चाहिए, कि क्या मुतालबात है हुकूमत से कि आपको ये तमाम जो है वो सहूलियात मुहैया की जाए? सर बात ये है कि मुतालबात तो शुरू से ही रहे, बिजली सस्ती होनी चाहिए, आपकी इकॉनमी बढ़ेगी, गैस सस्ती होनी चाहिए, आपकी इकॉनमी बढ़ेगी, पानी मिलेगा फैक्ट्री चलेगी, गैस मिलेगी फैक्ट्री चलेगी, बिजली होगी तो फैक्ट्री चलेगी। आपने मुल्क को अगर चलाना है तो ये 3 एसेंशियल चीज़ें इंडस्ट्री को आपको लोअर रेट पे देनी पड़ेंगी। या तो लोअर रेट की बात तो तब करें जब पहले मिल रही हो, यहाँ तो बिजली है ही नहीं, लोड शेडिंग गैस की भी शुरू हो गई, गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग हो रही है जी। अब हम कहाँ खड़े हैं, हम कैसे मुकाबला करेंगे? हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वाले मुल्क हैं, हम कैसे मुकाबला करेंगे इंटरनेशनल मार्केट का? अच्छा इरफान साहब बताइएगा कि लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के दौरान आपने देखा कि लोग बड़े परेशान हुए, बेरोजगारी का आलम हुआ, तो क्या कुछ इस साइट इंडस्ट्रियल एरिया या दीगर इंडस्ट्रियल एरिया में भी कुछ लोग बेरोजगार किए गए, या आप लोगों ने अपनी मदद, आप उनकी मदद करते रहे? सर कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार किए गए हैं, हज़ारों की लाखों की तादाद में लोग को निकाला गया इंडस्ट्री से, इंडस्ट्रियाँ लोग बंद करके चले गए थे यहाँ से। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने किया है, साथ दिया है अपने वर्कर्स को, उनको अपने खर्चे पे रखा, उनको उनके गांव बाई गांव भेज दिया सारा उनको। लेकिन बहरहाल ओवरऑल देखें तो बहुत बुरा हाल बेरोज़गारी की तरफ गया है हमारा। तो जो बेरोजगार हुए थे, तो क्या आप उनको वापस एडजस्ट कर रहे हैं या अभी वो बेरोजगार ही हैं? सर अब ये तो इंडस्ट्री चलेगी तो पता चलेगा ना कि वापस नहीं तो आते आपको हैं। हुकूमत ने टाइम भी दे दिया ना बढ़ाने का। सर टाइम ही देती है, बाकी करते तो क्या, करता किया क्या, मुझे तो ये समझाएं कि उन्होंने आज तक किया क्या हुकूमत ने। हम भी बैठे हुए 25 साल से साइट में, तो हमें तो कुछ ऐसा बस नहीं नज़र आया कि क्या मतलब किसी का तो आप हुकूमत से क्या मुतालबा चाह रहे हैं? हम हुकूमत से मुतालबा ये चाहते हैं कि साइट इंडस्ट्रियल में पहले तो आप सिक्योरिटी फराहम करें, बिजली, गैस, पानी दें, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की रोड्स का निज़ाम सही करें, ये सब चीज़ें उनके फेवर में दें ताकि वहाँ साइट में लोग आएँ, देखें कि हाँ जी ये हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है साइट। कहा जाता था कि एक वक्त में जो साइट इंडस्ट्रियल एरिया कराची का सबसे बड़ा जोन था, जी। उसके बाद मुख्तलिफ जोन बने, नॉर्थ नाउबाद एसोसिएशन बनी, जी। उसके बाद जो है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया आबाद हुआ। तो ये कहा जाता है साइट इंडस्ट्रियल एरिया पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जी हाँ ये साइट इंडस्ट्री। जी। तो अब वो क्यों रोड टूट फूट का शिकार है? ये तो क्या वजह, वो- ऐसी उनकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, एक तो क्या आप लोग टैक्स नहीं दे रहे या बिल अदा नहीं कर रहे, क्या? हर चीज़ टाइम टू टाइम जाती है उनके पास, टैक्स भी जाते हैं, बिल भी टाइम टू टाइम जाते हैं। सर आप बिजली का बिल ना दें, 5 दिन बाद आपकी वो आगे लाइट काट जाएंगे। गैस का बिल ना दें, वो गैस की लाइन काट जाएंगे। टेलीफोन का बिल ना दें, वो बंद कर जाएंगे। एक हफ्ता आप ऊपर कर लें खाली बस। अब वो साइट से लोगों का निकलने की मेन वजह ये थी कि साइट के हालात, कोई वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई किसी की जानो माल महफूज नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके घर से निकलते, अल्लाह अल्लाह करके घर से वापस आते थे। कोरंगी वालों ने अपनी एसोसिएशन बनाई, वहाँ उन लोगों ने अपने सारे कर करा के अमल दरामद करके उन्होंने अपने कर लिया सारा कुछ
करवा लिए, तो जो मुतालबा भी कोलंगी बनाए। वालों ने करा लिया तो आप लोग क्यों नहीं करा रहे? सर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे से ज़्यादा इस वक्त। नहीं अच्छा अच्छा, चला मुदस्सिर साहब ये बताइएगा कि जैसे इन्होंने बताया कि साइट इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत मुश्किलात है और बड़े मसाइल हैं। बात करते हैं जैसे नॉर्थ कराची एसोसिएशन में एक दौर था कि वहाँ मरूम कैप्टन मोईद, मैंने सुना है कि उनके दौर में नॉर्थ तालबात इंडस्ट्रियल एरिया को उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त, वहाँ की रोटें भी बड़ी ज़बरदस्त बनी है कि एक बजट उन्होंने साबिक़ सदर से लिया था और फिर उन्होंने सड़कें बनाई और सड़कें बनाने के बाद वहाँ पे आज बड़ा ज़बरदस्त, जैसे कि कोरंगी इंडस्ट्रियल, यही निज़ाम साइट इंडस्ट्रियल एरिया के पास क्यों नहीं आ पा रहा? सर, कुछ आप जो है एफपीसीसीआई से भी आपका सर ताल्लुक है? साइट जो है साइट प्राइवेट लिमिटेड के अंडर आएगी। एसोसिएशन, साइट एसोसिएशन अलग चीज़ है। साइट का इरादा जो है पूरा डिपार्टमेंट वो साइट लिमिटेड के। अब वहाँ पर आप जाके मगर देखें साइट एसोसिएशन है तो उसमें मेंबर तो सारे वही है ना? सर, मेंबर एसोसिएशन जो है वो सारे मेंबर्स की है, ठीक है जी। मेंबर्स ही है ना? और साइट लिमिटेड जो है वो गवर्नमेंट है, वो तो गवर्नमेंट है, ठीक वो है तो जी। एक अपनी मगर इंफ्रास्ट्रक्चर साइट कौन एसोसिएशन- करेगा? देखिए, मैं बात कर अगर रहा हूँ ये साइट साइट एसोसिएशन एसोसिएशन को, की। अगर ये साइट दे ना, आप साइट एसोसिएशन के हवाले करें, दें फंड्स। तो साइट एसोसिएशन जब इतना सारा फंड देती है, उनके बाकायदा इलेक्शन होते हैं। सर, देखिए मैंने बात इलेक्शन कही, देखिए, मैंने एक बात मिनट, कही एक मिनट, कि ये हम दो सिराज चीजें कासिम मिक्स तेली- कर रहे हैं। नहीं, मिक्स कर रहे हैं सिराज कासिम तेली साहब थे, जी। बन के आए थे चेयरमैन, जी। रोडों की हालत बेहतर थी, फैक्ट्री में बिजली और पानी की एक सहूलियात थी। अब आए हैं जुबैर मोतीवाला, बिजनेसमैन ग्रुप के सरबराह सिराज कासिम तेली के जी साथ ही से, अब वो तो मरूम है, जी अब ये हैं, जी। तो ये वो इकदाम क्यों नहीं उठा रहे कि साइट इंडस्ट्रियल एरिया के बिजनेसमैनों को एक नया कदम मिले? सर, उनके इकदाम उठाने से तब होगा जब गवर्नमेंट सुनेगी। आपने नॉर्थ कराची वालों ने, गवर्नमेंट ने उन पे, सिंध गवर्नमेंट ने उनको पेमेंट दी, ये आपके 100 अरब है, आप इस पर लगा के हमें ऑडिटर जनरल से ऑडिट करा के आप रिपोर्ट देंगे। उन्होंने जो पैसे बचे लगाने के बाद जो बचे, बोले ये बचे ये ले। वो तो साबिक सदर ने पैसे दिए थे, जी जी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब ने नॉर्थ तालबात इंडस्ट्रियल एरिया सर, को जरदारी पेमेंट दिए थे, तो जरदारी वो- करेक्शन से कर दूं, वो जरदारी साहब से लिया जरदारी था। साहब, अच्छा ये तो बात फिर बेनजीर जी। साहिबा ने भी जी। साइट इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपको कोई तकरीब हुई थी तो वो भी वहाँ आई थी, सर, आना अलग चीज़ है वो आई थी ना सर, बेनजीर आना साहिबा ने? आना अलग चीज़ है। तो वो जब मैं आपको- आते हैं अच्छा जी, तो इरफान भाई, वो इरफान। जब आते हैं ना तो उनके आने से पहले आधे घंटे के अंदर वो रोड कारपेट कर दी जाती है। अच्छा, कारपेट कर दी साफ जाती है। सफाई सुथरी करके उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसा जैसे अभी नया डेवलप हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर नौरस चौरंगी है, जी। वो खंडात का मंजर पेश कर रही है, जी बिल्कुल कर रही कर है। रही है ना कि वहाँ रोड टूट के शिकार हैं बिल्कुल जी। और फैक्ट्री में पानी की लाइनें जा रही हैं, जी हाँ यही तो खुदाई होती है, पानी चला गया फैक्ट्रियों में, हैं। कारपेटिंग नहीं होगी। जी आते हैं, बिल्कुल पानी आता है वहाँ पे। 2-2 साल तो वो सड़क बनाने कोई नहीं आता। अब मेरा ऑफिस है साइट में नौरस रंगी के पास। अच्छा, अब वो जो मेरे ऑफिस वाली रोड है, आप यकीन माने 2 साल वो रोड बंद टूटी फूटी रही है कि चमन सेनुमा वाला, है चमन सेनुमा वाला रोड, नौरस से सीमस वाला रोड, सीमेंट से लेके और आगे, नारस से नौरस और सीमस के दरमियान वाला रोड, दोनों ट्रैक 2 साल से टूटे रहे हैं। मतलब वहाँ गाड़ी ले जाना एक मुश्किल तरीन काम था। अच्छा मुदस्सिर साहब, बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट शिक 203A के मुतालिक आपकी क्या राय है? सर, ये मैंने आते साथ पहले ही आपसे बात की थी। ये जो 203A बिजनेस कम्युनिटी चैम्बर फेडरेशन ऑल ओवर पाकिस्तान चैम्बर सब इसको मुस्तरद कर रहे हैं। तो मुस्तरद कर रहे हैं? जी, हाँ वो तो आपने कहा था। मैंने पहले, इसकी वजह ये है कि शक की बुनियाद पे एक असिस्टेंट कमिश्नर को अरेस्ट के वारंट वो आए, मुझे आप पे शक है भाई, आपको शक है, आप नोटिस भेजें। अच्छा, वही आपने कहा कि उसमें गिरफ्तारियाँ होंगी गिरफ्तार, आप छूटते ही शक की बुनियाद पे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये बिजनेसमैन जो मुल्क चला रहा है, वो बिजनेसमैन जो टैक्स दे रहा है, उसको कितना निचोड़ना चाहेंगे? जरूर आप लोग चाहते हैं कि बिजनेसमैन यहाँ से भाग जाए। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये बताइए कि जब इलेक्शन होते हैं तभी जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि तब्दीली का नारा, ज़बरदस्त नारा लगा, तब्दीली तो टैक्स में भी आ गई, गरीबों की भी आ गई, महंगाई भी आ गई, सदर पाकिस्तान भी कराची के, गवर्नर सिंध भी कराची के, तो फिर ये मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? सर, इसमें तो मैं अब आप लोगों को क्या बोलूं, हल करना चाहेंगे तो होंगे ना।
पंजाब चले जाएं, पिछली गवर्नमेंट थी, ये गवर्नमेंट थी, पंजाब में 4 लेन रोड्स हैं, हर चीज़ हैं। यहाँ क्या है, कराची में टैक्स कौन दे रहा है? पोर्ट कहाँ पे है? कराची। कराची। सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है? कराची। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा टैक्स के लिए लड़ता कौन है? कराची। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो। मेट्रो ट्रेन आनी है, लाहौर बन गई, पेशावर बन गई, भी कराची कहाँ है? अच्छा, चलो। 1970 की बसें आज भी चल रही हैं सर, वही धुआं छोड़ रही हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। अच्छा इरफान, ये बताइए कि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने जा रहा है, तो आप क्या देना चाहेंगे पैगाम हुकूमत को या गरीबों को, या आने वाले वक्त में आप क्या समझते हो कि बजट में गरीबों को कोई रिलीफ मिलेगा? अभी जो बजट आया उसके बाद कोई रिलीफ मिलने के इम्कान हैं? सर मुझे तो नज़र नहीं आते कि कोई मकानात को रिलीफ मिले। इनका इरादा है देने का। चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। हर चीज़ में इजाफा। आप देखें ना, कमी किस चीज़ में आई है? किसी चीज़ में कमी नहीं है। जो चीज़ देखें आपको प्लस में जा रही है। मैं तो समझ से बाहर हो रहा कि ये जो हुकूमत वाले चाहते क्या हैं, कि आखिर मतलब एक बिजनेसमैन कम्युनिटी, चाहे वो ट्रेडर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंपोर्टर है, जो भी है, उनको कुछ तो वो रिलीफ दें कि ताकि वो एक खुल के अपना काम कर सकें। कुछ उनके बारे में ऐसा अच्छा सोच लाएं कि वो अपना एक निज़ाम लाएं, कुछ पाकिस्तान की तरक्की की तरफ वो गामजन करें कुछ। लेकिन वो हुकूमत हमारी है कि वो। हमारे साथ मुदस्सिर साहब मौजूद थे, इनके साथ इरफान इफ्तिखार साहब मौजूद थे, और शेख रफीक साहब जो कि मोगल साहब है, ये कि डिप्टी चेयरमैन कस्टम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इनका ताल्लुक़, और दीगर भी अहदे से इनका ताल्लुक़ है। और इफ्तिखार इरफान साहब एक इंडस्ट्रियल है और सनतकार है। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि हुकूमत को चाहिए कि जब तक इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन, छोटे ताजिर और आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और तरक्की देने के लिए इंडस्ट्रियल को तमाम टैक्स पर छूट देनी होगी। तो हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद थे। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। हम नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।